जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द प्री सिक्योर ऑफ स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। आज के अगस्त 11-12 प्री सिक्योर में हम लोग करंट अफेयर्स से रिलेटेड इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। इन टॉपिक्स के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से। जो पहला टॉपिक है दिस इज सी लीड्स इनिशिएटिव। एक बेसिक आइडिया जो हमें इस वर्ड को ध्यान में, अगर हम इस वर्ड को ऑब्जर्व करें तो हमें क्या ध्यान में दिखता है, सी मीन्स इट इज रेफरिंग टू द फेमिन जेंडर, फेमाइन फोर्सेस की बात कर रहे हैं, और लीड्स मीन्स लीडरशिप की बात की जा रही है। मतलब एक इनिशिएटिव जिसमें फीमेल के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज को प्रमोट करने के लिए, लीडरशिप क्वालिटीज बढ़ाने के लिए एक इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट और एनी डिफरेंट एजेंसी, वो हम डिटेल्स डिस्कस करेंगे। सो प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड हमारा एमसीक्यू का काम होगा, और मेंस के लिए हम लोग जीएस पेपर 2 में इसको कैसे यूज कर सकते हैं, या जीएस पेपर 3 में भी इससे रिलेटेड यूजेस पॉसिबल है। देन नेक्स्ट इज वर्ल्ड ट्राइबल डे। ट्राइबल मीन्स द इंडिजीनियस पॉपुलेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन, स्पेशली रिलेटेड टू द फॉरेस्ट रीजन्स, जहां पे जो इंडिजीनियस ट्राइबल पॉपुलेशन मिलती थी उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए वर्ल्ड ट्राइबल डे ऑब्जर्व किया जाता है। रिसेंटली ऑब्जर्व किया गया। नाउ इस टाइम में क्या किया गया, कब से वर्ल्ड ट्राइबल डे ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये हमारा इस टॉपिक का पर्पस होगा। देन द थर्ड टॉपिक वुड बी इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी। एक कमेटी जिसको हमने नाम क्या दिया है भैया, इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी, आईएनसी। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ये इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी है किस चीज से रिलेटेड, किस पर्पस से रिलेटेड इस इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी को फॉर्म किया गया था, क्या इसके अचीवमेंट्स हैं, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। देन हेपेटाइटिस डी। हेपेटाइटिस बी के बारे में हमने कई बार सुना है, बचपन में इसको लेकर जो वैक्सीन होती है वो वैक्सीन भी मिली होगी, और समटाइम्स अगर किसी को हेपेटाइटिस बी नाम की बीमारी हो जाती है तो भी हम इसके बारे में जानते सुनते पढ़ते हैं। आज हम लोग हेपेटाइटिस डी के बारे में पढ़ेंगे। इसको लेकर जो रिसेंट रिसर्च हुआ है, रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है, वो हमारा पर्पस है। देन मेरिट स्कीम, अ स्कीम टू प्रमोट मेरिट, बट किस टाइप का मेरिट प्रमोट किया जा रहा है, किस सेक्शन के लिए, वो। फिर एक इनिशिएटिव जो न्यूज में था जिसका नाम है यशोदा एआई इनिशिएटिव। एआई स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट व्हाट डज द मीन ऑफ यशोदा एआई, ये हमें डिस्कस करना है। फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, लास्ट प्री सिक्योर जो आपका फ्राइडे को था 8 अगस्त, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और आज के लिए 11-12 वाले प्री सिक्योर के लिए आपको न्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। ये आज के प्री सिक्योर का एजेंडा होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। पहला टॉपिक है सी लीड्स इनिशिएटिव। व्हाट इज दिस सी लीड्स इनिशिएटिव? पहले हम न्यूज़पेपर में इसका रेफरेंस देखते हैं। तो यहां पे हमने किस न्यूज सोर्स को रेफर किया है, वी हैव रेफर्ड टू पीआईबी। पीआईबी को हम रेफर कर रहे हैं, राइट। पीआईबी, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, असम ट्रिब्यून के अलावा ये भी एक ट्रस्टेड सोर्स है न्यूज का। पीआईबी में मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का ये जो पब्लिकेशन है, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, अगर हम यूनियन मिनिस्टर की बात करें, ऐसे वन लाइनर भी याद रखा करो, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जो पहले स्मृति ईरानी जी थी, अभी कौन है, अभी हैं श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। सो श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, सी इज द विमेन यूनियन विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर। इन्होंने रिसेंटली सी लीड्स सेकेंड इनिशिएटिव को, इसके जो सी लीड्स सेकेंड इनिशिएटिव है, इसका इनॉग्रेशन किया है। सो व्हाई दिस सी लीड्स सेकेंड इनिशिएटिव इज इंपॉर्टेंट, वो डिटेल्स तो हम अभी देखेंगे। यहां इसी न्यूज़पेपर आर्टिकल में इस अंडरलाइन पे जरा ध्यान दो। ये अंडरलाइन क्या लिखा हुआ है, दैट विथ ओनली 14%, 14% रिप्रेजेंटेशन है। कहां पर रिप्रेजेंटेशन है गाइज? लोकसभा में। हमारी जो अभी लोकसभा है, जिसको हम 18th लोकसभा बुला सकते हैं, इट ओनली हैज द 14% फीमेल रिप्रेजेंटेशन। कभी कम है, काफी कम है। लगभग 50% से ज्यादा पॉपुलेशन अगर विमेन की है सोसाइटी में, फिर भी 14% रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, तो ये कंसर्निंग बात है ना। अभी इस सेशन को जितनी लड़कियां देखेंगी, जितने फीमेल कैटेगरी, फीमेल ग्रुप्स के लोग इस सेशन को देखेंगे, वो 50% के बराबर होते हैं, बट लोकसभा में हमारा रिप्रेजेंटेशन बस 14% है। दैट्स रियली अ कंसर्न। इस चीज को इंप्रूव करने के लिए सी लीड्स जैसे इनिशिएटिव बड़े काम किए आएंगे। पढ़ते हैं हम इनके बारे में। अब पहला क्वेश्चन क्या है, सी लीड्स इनिशिएटिव से रिलेटेड पहला स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, दैट इट इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ द यूएन विमेन इंडिया कंट्री ऑफिस। यहां तक सही है कि यूएन विमेन इंडिया कंट्री का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, प्रोमोटिंग जेंडर इक्वेलिटी, यहां तक भी सही है, इन बिजनेस लीडरशिप। एक्चुअली नॉट, यहां गलती हो गई भैया। बिजनेस लीडरशिप पे नहीं, पॉलिटिकल लीडरशिप को प्रमोट करने के लिए
सी लीड्स नाम की इनिशिएटिव चलाई जा रही है। सो ओवरऑल दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ओवरऑल ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया हमारा। दिस प्रोग्राम इज ऑब्वियसली रिलेटेड टू प्रोमोटिंग जेंडर इक्वालिटी बट इन पॉलिटिकल लीडरशिप, नॉट इन बिजनेस लीडरशिप पार्टिकुलरली। सेकेंड स्टेटमेंट क्या, द प्रोग्राम सपोर्ट्स वीमेन लीडर्स बाय इक्विपिंग देम विद द स्किल्स एंड नेटवर्क्स नेसेसरी टू कंटेस्ट इन अपकमिंग लोकसभा एंड स्टेट असेंबली इलेक्शंस। अब चाहे असम का अपकमिंग असेंबली इलेक्शंस हो, बिहार के अपकमिंग इलेक्शंस हो, या फिर लोकसभा के इलेक्शन जो आगे कंटेस्ट होगा 2029 में जो असेंबली इलेक्शन कंटेस्ट होगा, तो इन असेंबली इलेक्शंस में या लोकसभा इलेक्शंस में विमेन का रिप्रेजेंटेशन कैसे बढ़िया हो, कैसे वो कंटेस्ट अपने दम पर करके, अपने हस्बैंड, अपने भाई, अपने बाप के दम पर नहीं, अपने दम पर कंटेस्ट करके कैसे विमेन को रिप्रेजेंट करें, इसके लिए सी लीड्स इनिशिएटिव कारगर होगी। सेकंड इज करेक्ट। थर्ड क्या, द इनिशिएटिव फोकसेस ऑन इंश्योरिंग women have the platform to lead and shape policies that reflect the aspirations of all the citizens। बिल्कुल ये इनिशिएटिव जो है ये विमेन के लिए है, लेकिन सारे सिटीजन्स के एस्पिरेशंस को ध्यान में रखकर। करेक्ट है, दिस 2 and 3 आर करेक्ट, ये 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। अब हम इनको और डिटेल में यहाँ देखते हैं, और जो लोग जो न्यू यूजर्स हैं, न्यू एस्पिरेंट्स हैं, आपको ना नोट्स नहीं यहाँ से बनाना है। आप क्या किया कीजिए, पीडीएफ तो भी कमेंट सेक्शन में मैं अटैच कर ही दूंगा, तुम वहाँ से देखकर रिवाइज कर सकते हो, उसको प्रिंट आउट करवा के वहाँ अंडरलाइन कर सकते हो, तो नोट्स मेकिंग वाला टाइम बच जाएगा तुम्हारा। कंपाइलेशन आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर हो ही जाता है। ओके, अब हम सी लीड्स इनिशिएटिव के और डिटेल्स में देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये फ्लैगशिप इनिशिएटिव हो गया यूएन वीमेन ऑफिस का, यूएन वीमेन इंडिया कंट्री ऑफिस का, क्योंकि हम अपने प्यारे भारत इंडिया की बात कर रहे हैं। इसका पर्पस है एडवांसिंग जेंडर इक्विटी, स्पेशली इन पब्लिक एंड पॉलिटिकल लीडरशिप, मींस अपकमिंग नेक्स्ट लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस में विमेन रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाना। कैसे बढ़ाना भाई, तो उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, स्किल्स देना, नेटवर्किंग स्किल्स प्रोवाइड करना, जिससे विमेन के अंदर कॉन्फिडेंस आए और वो लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है स्टेट की, वहां पे अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके स्ट्रांगली। दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इनिशिएटिव। सी लीड्स का यही पर्पस है। ओके, पर्टिकुलरली बिजनेस के लिए नहीं, पॉलिटिकल लेवल पर, पब्लिक लेवल पर विमेन रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाना। अब हम यूएन विमेन की बात करें, जिस यूएन विमेन ऑफिस से इस चीज को चलाया जा रहा है, तो दिस यूएन विमेन इज व्हाट, इट इज ए डेडिकेटेड जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ विमेन इनिशिएटिव। यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है ना, यूएन जनरल असेंबली, इसका विमेन को डेडिकेटेड एक इनिशिएटिव है, स्पेशली डेडिकेटेड टू विमेन, जुलाई 2010 में जिसका फॉर्मेशन हुआ था। तो एक एमसीक्यू तो यहां से भी बन सकता है ना, मेंस में आप यहां से भी पॉइंट्स लिख सकते हो। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि प्री सिक्योर के हर क्वेश्चन से 2 और क्वेश्चन बनेंगे, मेंस में आप इसको वैल्यू एडिशन के लिए यूज कर सकते हो। इसका मेन रोल अगर हम बात करें यूएन विमेन के मेन रोल का, इट इज टू सपोर्ट इंटर गवर्नमेंटल बॉडीज। वैसे इंटर गवर्नमेंटल बॉडीज या वैसे एनजीओज को सपोर्ट करना, वैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप को सपोर्ट करना, जो विमेन के स्टेटस को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे प्रमोट करने का काम कर रहे हैं। दैट इज एक्चुअली द पर्पस ऑफ यूएन विमेन, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना, ऐसे प्रोग्राम्स को, ऐसे इनिशिएटिव्स को, ऐसे स्टैंडर्ड्स को इंप्लीमेंट करवाना जिससे विमेन का स्टेटस सोसाइटी का हर एक एस्पेक्ट्स में इंप्रूव हो सके। यही यूएन विमेन का मेन पर्पस होता है। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है, तो ये अलग अलग नेशन के अंदर काम करेगा। जैसे हम लोग यहाँ पर कौन सी बॉडी की बात कर रहे हैं, यूएन विमेन इंडिया ऑफिस की बात कर रहे हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट इफ दे शो इंटरेस्ट, देन यूएन विमेन उनके साथ काम करता है, एनजीओ सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ भी साथ में फंड देने का भी काम करता है। ये फंड देने का काम करेगा, इनोवेटिव स्कीम्स को सपोर्ट करेगा, सिविल सोसाइटी को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। स्पेशली 2 टाइप के फंड दिए जाते हैं। पहला फंड होता है फंड फॉर जेंडर इक्वालिटी, मतलब जेंडर इक्वालिटी प्रमोट करने के लिए फंड देना। दूसरा होता है सेकंड क्या, यूनाइटेड नेशन ट्रस्ट फंड टू एंड वायलेंस अगेंस्ट विमेन। विमेन के अगेंस्ट वायलेंस को कम करने के लिए, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो या रोड पर होने वाले वायलेंस हो, उसको कम करने के लिए यूनाइटेड नेशन ट्रस्ट फंड को मेंटेन करना। सो दीज आर द ट्रू फंड, मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट देने का काम भी यूएन विमेन नाम की बॉडी करती है। ओके, Now come to the next question. The next question is World Tribal Day, जो कि रिसेंटली ऑब्जर्व किया गया है। आप यहाँ पे अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो आर्टिकल में देख सकते हो दैट द वर्ल्ड ट्राइबल डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन August 9। हाँ जी, August 9 जो अभी जस्ट पास हुआ है, उस रोज वर्ल्ड ट्राइबल डे सेलिब्रेट किया गया। उसमें कई डिसीजंस लिए गए। ये सब डिसीजंस हैं, आपको ये डिसीजंस रटने नहीं हैं,
ये डिसीजंस इंपॉर्टेंट जब होंगे तो आगे भी न्यूज में मेंशन होंगे, हम डिस्कस करेंगे। आज हम वर्ल्ड ट्राइबल डे को डिस्कस कर रहे हैं, दैट हाउ वी ऑनर्स द ट्राइबल्स, हाउ वी ऑनर्स द स्टेटस ऑफ वर्ल्ड ट्राइबल और डिफरेंट नेशंस में, नॉट ओनली इन इंडिया, डिफरेंट नेशंस में किस तरह से ट्राइबल्स के स्टेटस को इंप्रूव करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए वर्ल्ड ट्राइबल डे सेलिब्रेट किया जाता है। पहला स्टेटमेंट क्या है? इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन अगस्त 9 ईच ईयर टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ इंडिजीनियस पीपल वर्ल्ड वाइड। अब अगस्त 9 को ऑब्जर्व किया गया, ये तो हमने अभी देखा ही, करेक्ट है। एंड पर्पस भी यहाँ पे करेक्ट बताया गया है कि इंडिजीनियस पीपल, इंडिजीनियस ट्राइबल पीपल के राइट्स को प्रोटेक्ट, प्रिजर्व, प्रमोट करने के लिए हर साल इसको वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट किया जाता है। सो नॉट ओनली इन इंडिया, सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पर वर्ल्ड ट्राइबल डे अगस्त 9 को सेलिब्रेट किया जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट, द डे इज ऑल्सो कॉल्ड वर्ल्ड इंडिजीनियस डे, क्योंकि इंडिजीनियस पीपल हम किनको बुला रहे हैं भाई? ट्राइबल्स को। एंड इज एम्ड एट डिफेंडिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी। ये फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स नहीं है, दीज आर दोज फंडामेंटल राइट्स विच आर रिलेटेड टू द इंडिजीनियस कम्युनिटीज, द ट्राइबल कम्युनिटीज। उनसे रिलेटेड राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ये फंडामेंटल राइट्स यहां कहला रहा है। सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, बिल्कुल। थर्ड, द थीम फॉर वर्ल्ड ट्राइबल डे 2025, वर्ल्ड ट्राइबल डे 2025 के थीम की बात हो रही है, इंडिजीनियस पीपल्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिफेंडिंग राइट्स, शेपिंग द फ्यूचर। करेक्ट है जी, ये आपको याद रखना है। अब ऐसा थीम क्यों रखा गया, उसके पीछे लॉजिक देखो। बात किसकी की जा रही है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो इंडिजीनियस पीपल मतलब ट्राइबल पीपल, इफ दे वुड यूज एआई, देन ना सिर्फ उनके राइट्स प्रिजर्व होंगे बल्कि उनका फ्यूचर जो है वो भी सेफ होगा। कैसे? तो उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नए नए स्किल्स सीखेंगे। सो ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हो गए। ठीक है, ये डिटेल्स यहां पर आपके सामने प्रेजेंट है कि वर्ल्ड ट्रैवल डे को कब से सेलिब्रेट किया जा रहा है। यहां ध्यान दो माउस के कर्सर पर, दिसंबर 1994 से, 1994 दिसंबर से वर्ल्ड ट्रैवल डे को अगस्त 9 को सेलिब्रेट किया जाता है पूरे वर्ल्ड लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर इंडिजीनियस कम्युनिटी के राइट्स को प्रिजर्व, प्रमोट करने के लिए। अगर हम 2011 के सेंसस की बात करें तो एज पर दैट सेंसस वर्ल्ड इंडिया में शेड्यूल्ड ट्राइब का पॉपुलेशन कितना है? 8.6%। ये पॉपुलेशन शेड्यूल्ड कास्ट का है, एससी का। हम दोनों को साथ में अगर काउंट कर रहे हैं तो शेड्यूल्ड कास्ट 16.6 एज पर द सेंसस 2011 एंड शेड्यूल्ड ट्राइब 8.6% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। साथ ही साथ एक जो अलग से ग्रुप है पीवीटीजी, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, जो कि एसटी पॉपुलेशन का एक पार्ट होगा, जो कि ज्यादा वल्नरेबल है ना, ज्यादा वल्नरेबल, इसलिए इसको पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स बोलते हैं। इसके रिलेटेड भी हमने अभी प्री सिक्योर में किया था क्वेश्चन, रेगुलर आप फॉलो करते जाइए, आपको एक टॉपिक्स हमेशा दूसरे से रिलेटेड मिलेंगे। तो टोटल 75 पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं। अब आपके लिए एक होमवर्क, पहला होमवर्क तो ये हो गया, आपको मालूम क्या करना है कि आसाम में व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, एंड नॉट ओनली इन आसाम, यू ऑल्सो नीड टू फाइंड इन अरुणाचल एंड मेघालय एज वेल। और साथ में इंडिया में, पूरे इंडिया लेवल पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट परसेंटेज कहां पर है ट्राइबल्स पॉपुलेशन का, शेड्यूल्ड ट्राइब का, ये भी मालूम करना है। ये आपका होमवर्क हो गया, कमेंट सेक्शन में करके बताओगे ये। ओके, हिस्ट्री की हम बात करें, वर्ल्ड ट्राइबल डे की हिस्ट्री की, तो इसकी शुरुआत होती है 1994 से, जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, अगेन देखो यूनाइटेड नेशंस आ गया, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ये डिसाइड करता है कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर इंडिजीनियस पीपल, ट्राइबल पीपल के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग अगस्त 9 को क्या करेंगे? सेलिब्रेट करेंगे। क्या? वर्ल्ड ट्राइबल डे के रूप में, जो कि पूरे वर्ल्ड के लगभग 6% पॉपुलेशन के बराबर है, ट्राइबल पॉपुलेशन। ओके, दिस इज इट्स हिस्ट्री, ये इसका हिस्ट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी। एक कमेटी के बारे में बात हो रही है जो इंटर गवर्नमेंटल है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर वर्क करेगा डिफरेंट नेशनल गवर्नमेंट के बीच नेगोशिएशंस को प्रमोट करने के लिए। देखते हैं भाई क्या है ये इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी। तो यहाँ पे आप डाउन टू अर्थ का आर्टिकल हमने लिया, जो भी न्यूज़पेपर के लिए चाहे डाउन टू अर्थ इंपॉर्टेंट हो, चाहे पीआईबी हो, द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, सबकी बात करते हैं। तो डाउन टू अर्थ यहाँ पे एक आर्टिकल क्या पब्लिश करता है, द प्लैनेट ओवर प्लास्टिक इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमिटी, आईएनसी, इसको शॉर्ट में कर ले तो। एपिसोड 9 बाई सुनीता नारायण सो। सुनीता नारायण मैम नाउ सी इज वर्किंग एज एन एनवायरमेंटलिस्ट के रूप में, और कई इंस्टीट्यूशन के हेड के रूप में भी वर्क कर रही हैं। इन्होंने एक बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा किसके ऊपर, प्लैनेट ओवर प्लास्टिक, कि ये जो इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी की मीटिंग हो रही है ये किस चीज को रेफर कर रहा है, प्लैनेट ओवर प्लास्टिक, कि हम प्लैनेट का प्रिजर्वेशन करेंगे प्लास्टिक के ऊपर,
कि हम प्लास्टिक के वजह से अपने प्लैनेट को नुकसान नहीं होने देंगे। ये इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी का थीम था। अब पहला स्टेटमेंट उससे रिलेटेड क्या, दैट द आईएनसी, यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी है। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी। देखेंगे अभी हम लोग यूएनईपी के ब्रीफ डिटेल्स। इन मार्च 2022 टू नेगोशिएट अ ग्लोबल ट्रीटी ऑन प्लास्टिक पॉल्यूशन। करेक्ट है जी। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने 2022 में एक इंटरनेशनल नेगोशिएटिंग कमेटी बनाई किस चीज को डील करने के लिए, प्लास्टिक पॉल्यूशन को। करेक्ट। सेकंड क्या, आईएनसी प्राइमरी मैंडेट वाज टू ड्राफ्ट अ लीगली नॉन बाइंडिंग ट्रीटी। एक्चुअली नॉन बाइंडिंग नहीं, इसका प्लान है बाइंडिंग ट्रीटी डेवलप करना जिससे प्लास्टिक पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके, है ना। याद रखिएगा, बाइंडिंग ट्रीटी की बात हो रही है। इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी प्लास्टिक पॉल्यूशन को बैन खत्म करने के लिए बाइंडिंग ट्रीटी को टारगेट कर रहा है, नॉन बाइंडिंग नहीं। थर्ड, द आईएनसी इज मॉडल्ड आफ्टर प्रेसिडेंट्स सच एज कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी सीबीडी, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यूएनएफसीसीसी। एग्जैक्टली भाई इन्हीं मॉडल्स पे बेस्ड है हमारा इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी अगेंस्ट प्लास्टिक पॉल्यूशन। सो 1 and 3 आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स। अब हम इनको डिटेल में देखते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या हो गया इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी को लेकर, दैट इट इज ए प्रोग्राम ऑफ यूएनईपी। यूएनईपी का एक प्रोग्राम है। यूएनईपी की हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम 1972 में स्टेब्लिश होता है। ये यूनाइटेड नेशन सिस्टम के अंदर जो भी जितने भी यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स इवन नॉन मेंबर्स भी, वो किस तरह से एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ों के लिए कोऑर्डिनेट कर सकें, वो फैसिलिटेट करवाने का काम कौन करता है, यूएनईपी नाम की बॉडी करती है, जिसका हेडक्वार्टर नैरोबी केनिया में है। ये डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हो। इसी ने मार्च 2022 में प्लान किया कि प्लास्टिक पॉल्यूशन को एंड करने के लिए सारे मेंबर्स, यूनाइटेड मेंबर्स मैंडेटेड बॉडी क्या बनाई जाएगी, इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी, जिसका आउटपुट क्या निकलेगा, कंसेंसस बेस्ड ट्रीटी, जो कि बाइंडिंग नेचर का होगा इन ऑर्डर टू एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। बाइंडिंग नेचर का, ठीक है, बाइंडिंग नेचर का। इट इज सिमिलर टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज यूएनएफसीसीसी। इसके बारे में हम एनवायरनमेंट की क्लासेस में पढ़ेंगे, सीबीडी और यूएनएफसीसीसी के बारे में एनवायरनमेंट की क्लासेस में पढ़ेंगे। सो इन दोनों प्रिंसिपल पर बेस्ड हमारा यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने क्या बनाया, इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी बनाता है, जिससे प्लास्टिक पॉल्यूशन को एंड किया जा सके। अब आप पहले यहाँ लेफ्ट साइड में ये जो टेबल बनाए, यहाँ पर देखो क्या क्या इसके और बाकी फीचर्स हैं जो हमें याद रखने हैं। तो मेथड की बात करें तो इसके लिए सेशंस किए जाएंगे, टेक्निकल ग्रुप की मीटिंग होगी, सारे स्टेक होल्डर्स, जैसे इंडिया एक स्टेक होल्डर हो गया, बाकी जितने भी नेशंस है वो सारे नेशंस मीटिंग करेंगे और डिसाइड करेंगे। पहली मीटिंग उरुग्वे में हुई दिसंबर 2022 के टाइम, फिर फ्रांस में, केनिया में, कनाडा में, साउथ कोरिया में फाइनल सेशंस। जो डिबेट हो रहे थे, डिबेट वही हो रहा था कि किस तरह से प्लास्टिक पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके एज पर द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग जो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज यहाँ पर मेंशन है, 1992 की बॉडी है, 1992-1993 से एग्जिस्टेंस में आ जाता है। हेडक्वार्टर की बात करें यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज की, तो ब्राजील, रियो डी जेनेरियो एंड न्यूयॉर्क में इसके मेन लोकेशन से हेडक्वार्टर तरह से वर्क करता है वहाँ से। इसके डिटेल्स हम लोग एनवायरनमेंट क्लासेस में और भी देखेंगे, इसको डिटेल में पढ़ना है हमें। बाकी सीबीडी की बात करें, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो ये भी यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मेशन होता है। कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, जिसके मेन गोल रखे गए थे बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करना, इसके यूज को सस्टेनेबल बनाना और इसके बेनिफिट्स को फेयर एंड इक्विटेबल रखना, जिससे कि जेनेटिक रिसोर्स, जो भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रिसोर्स है, उसका बेनिफिट हर किसी तक बराबर पहुंचे। और यूएनएफसीसीसी की बात करें तो ये प्राइमरली इंटरनेशनल ट्रीटी है, जिसको 1992 में अडॉप्ट किया गया, जो भी मैंने तुम्हें समझाया था, यूएनएफसीसीसी एक इंटरनेशनल ट्रीटी। इंटरनेशनल लेवल पर यूनाइटेड नेशंस के डिफरेंट नेशंस क्लाइमेट चेंज से डील करने के लिए जो ट्रीटी करते हैं उसको यूएनएफसीसीसी बुला सकते हैं। ओके, हम ये अगेन इंटरनेशनल आईएनसी की अगर हम बात करें, नेगोशिएटिंग कमेटी की, तो प्लास्टिक पॉल्यूशन को एंड करने के लिए इन्होंने क्या गोल रखा है, गोल रखा है ग्लोबल प्रोडक्शन एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑन प्लास्टिक पॉल्यूशन। टारगेट वही रखा गया है कि जो बाइंडिंग गोल सेट किए जाएंगे कि प्लास्टिक पॉल्यूशन इससे ज़्यादा नहीं हो, प्लास्टिक का प्रोडक्शन इससे ज़्यादा नहीं हो, उसको अचीव किया जा सके। फाइनेंसिंग के लिए डिफरेंट गवर्नमेंट अपने तरफ से ना क्या करेगा, खुद ही फाइनेंस करेगा ग्लोबल लेवल पर। जैसे मान लो इंडिया है, तो इंडिया ने अपने
हैसियत के अकॉर्डिंग, अपने पैसे के अकॉर्डिंग फाइनेंस किया कि हम 100 करोड़ रुपीज, वैसे अभी डिसाइड किया जाएगा कि डेवलपिंग नेशंस कितना देंगे, डेवलप्ड नेशंस के साथ कितना देंगे, 100 करोड़ रुपीज, 50 करोड़ रुपीज हम प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड करने के लिए अपनी तरफ से फंड में दे रहे हैं। इस तरह से एक ग्लोबल पूल ऑफ फंड बनेगा और उसके अकॉर्डिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन को बीट किया जाएगा। ये सब वो इनिशिएटिव्स हैं। इसके बारे में डिटेल्स में आगे भी न्यूज़पेपर में आएगा। अभी आपने पहली बार इसको पढ़ा है, आगे भी इसको पढ़ोगे तो अगेन फिर से रिपीट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम हेपेटाइटिस डी पर आते हैं। द हिंदू यहाँ, इंडियन एक्सप्रेस यहाँ क्या बोल रहा है, द WHO क्लासिफाइज, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो इसको। WHO, इंडियन एक्सप्रेस ये चीज बता रहा है, द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तुम मुझे बताना कि इसका फाउंडेशन कब होता है, इसके डायरेक्टर्स या फिर सेक्रेटरी अभी कौन है ना, दिस यू वुड टेल मी इन कमेंट सेक्शन। WHO क्लासिफाइड हेपेटाइटिस डी एज कैंसर काउजिंग, कि WHO ने क्या बोला कि हेपेटाइटिस डी से ना सिर्फ लीवर की बीमारी होती है बल्कि ये कैंसर काउजिंग भी होता है। और फिर यहाँ पे बताया जा रहा है वाई टेकिंग द हेपेटाइटिस बी वैक्सीन हेल्प्स, कि अगर आप हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लेते हो तो आप हेपेटाइटिस डी से भी बच जाएंगे। एक पंथ दो काज हो गया। क्यों भैया? क्योंकि हेपेटाइटिस डी जो है ना, ये इनकॉम्पिटेंट है, अकेले कुछ नहीं कर पाएगा। दैट्स वाई इसको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, हेपेटाइटिस बी वायरस की। सो अगर आप हेपेटाइटिस बी वैक्सीन ले रहे हो देन आप ऑटोमेटिकली किससे बचोगे, हेपेटाइटिस डी से। देखो, एक न्यूज़पेपर आर्टिकल से इतना इंफॉर्मेशन मिल गया, ऑब्जर्व करने आना चाहिए तुम्हें, बुझे? पहला स्टेटमेंट, हड़बड़ी करना नहीं, ऑब्जर्व करना, खाली रट्टा मारना नहीं। पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, हेपेटाइटिस डी इज कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस डी वायरस विच कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली विदाउट नीडिंग द हेपेटाइटिस बी वायरस। नहीं भैया, अभी हमने न्यूज़पेपर आर्टिकल में देखा कि इंडिपेंडेंटली नहीं ग्रो करता है। हेपेटाइटिस डी को किसकी जरूरत होती है, हेपेटाइटिस बी वायरस की। सो फर्स्ट इज रॉन्ग। Second, hepatitis D can occur a co-infection where a person is infected with both hepatitis D virus, hepatitis B virus at the same time, or as a super-infection where hepatitis D virus infects someone already infected with hepatitis B virus। कहने का मतलब कि हेपेटाइटिस बी की बीमारी आपको कैसे लग सकती है कि आप एक बार में हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस डी दोनों से अफेक्टेड हैं, या फिर आप पहले से हेपेटाइटिस बी से अफेक्टेड थे और अब बीमारी किसकी लग गई, हेपेटाइटिस डी की। सो बोथ द केसेस आर पॉसिबल, 2 इज करेक्ट स्टेटमेंट। हमारा आंसर क्या होगा, 2 ओनली। लेकिन घबराने की बात नहीं है, अगर आपने हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लिया है तो आपका बचाव हेपेटाइटिस डी से भी हो जाएगा, बुझे? ठीक है, ये चीज हम समझ गए। को इन्फेक्शन होता है मतलब दोनों चीज एक साथ हो सकती हैं। सुपर इन्फेक्शन भी होता है कि हेपेटाइटिस डी इन्फेक्ट करेगा समवन हु इज ऑलरेडी अफेक्टेड विथ हेपेटाइटिस बी। कैसे हो सकता है, तो पेरेंटल एक्सपोजर की वजह से, मदर टू चाइल्ड, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट की वजह से, इंजेक्शंस की वजह से। ठीक है, ये सारी चीजें हैं जिससे कि हेपेटाइटिस डी फैलता है। डायग्नोसिस कैसे है, तो ब्लड टेस्ट करवा कर, एंटीबॉडी चेक करवा के, दीज आर द डिफरेंट मेथड्स। प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, तो सबसे पहले तो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लेना, सेफ ब्लड प्रैक्टिसेस, सही इंजेक्शन लेना, सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस, स्क्रीनिंग, नीडल्स शेयरिंग अवॉइड करना, एक ही इंजेक्शन बाकी लोग लगाएं वो चीज़ अवॉइड करना। बाकी हेपेटाइटिस बी के हम कार्सिनोजेनिक कैरेक्टर की बात करें कि WHO जो बोल रहा है कि हेपेटाइटिस डी के वजह से कैंसर हो रहा है, तो वो ये है कि हेपेटाइटिस डी के वजह से ना लिवर में काफ़ी डैमेज होता है एंड दिस डैमेज लीड टू कैंसर। एक्चुअली ये डैमेज ना धीरे धीरे आपको लिवर कैंसर की तरफ ले जाता है। दैट इज एक्चुअली द थिंग। ये जो पूरा पॉइंट है इसका मेन सार ये हो गया कि हेपेटाइटिस डी की वजह से सीवियर लिवर डैमेज होगा और वो लिवर डैमेज फाइनली कैंसर में कन्वर्ट होता है। हम हेपेटाइटिस फंक्शन की बात करें, हेपेटाइटिस एक्चुअली में लिवर इन्फ्लेमेशन का केस होता है जिसके अलग अलग टाइप्स हैं वायरस के, A, B, C, D, E, याद रखिएगा। इन तरीके से ये वायरसेस आपके अंदर फैलते हैं या ऐसे ऐसे यूजुअली जो इश्यूज होते हैं वायरस में, हेपेटाइटिस A, B, C, D, E में ऐसे इश्यूज देखे जाते हैं। प्रिवेंशन के लिए वैक्सीनेशन हमारे पास हेपेटाइटिस A और B का अवेलेबल है। हेपेटाइटिस A और B के वैक्सीन से हम बाकी B, C, D में भी बचाव कर सकते हैं, जैसा कि अभी D की हम बात भी कर रहे थे। और बाकी सेफ प्रैक्टिसेस हैं, सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस, सेफ स्क्रीनिंग प्रैक्टिसेस, मदर से जब चाइल्ड बर्थ हो रहा होता है उस टाइम में भी हेल्थ को ध्यान में रखा जाए, तो ये प्रैक्टिसेस फॉलो करके भी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीडिसिप्लिनरी एडुकेशन एंड रिसर्च इंप्रूवमेंट इन टेक्निकल एडुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीडिसिप्लिनरी एडुकेशन एंड रिसर्च इंप्रूवमेंट पर।
मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंप्रूवमेंट किस फील्ड में? टेक्निकल एजुकेशन के फील्ड में। इसी को मेरिट बोला जाता है। सो द हिंदू क्या बोल रहा है? दैट गवर्नमेंट अप्रूव्स मेरिट स्कीम टू स्ट्रेंथन टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस। जो भी टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस है जहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन दिया जा रहा है, चाहे वो आईआईटीज हों, चाहे वो आईटीआईज हों, या बाकी इंजीनियरिंग या पॉलिटेक्निकल कॉलेज हों, वहाँ पे किस तरह से टेक्निकल मेरिट, टेक्निकल कैपेबिलिटी स्टूडेंट्स के अंदर बढ़ाना, वही मेरिट स्कीम का पर्पस है। सो पहला स्टेटमेंट क्या? द स्कीम एम्स टू इनहेंस क्वालिटी एंड गवर्नेंस ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन इंडिया अलाइनिंग विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। हाँ जी, करेक्ट। एनईपी ऑब्वियसली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से प्राइमरी लेवल नहीं, टेक्निकल लेवल पर भी क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहा है। सो क्वालिटी एजुकेशन इन टेक्निकल फील्ड बढ़ाना, यही मेरिट स्कीम का पर्पस है। सेकंड क्या? इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। जब भी हम सेंट्रल सेक्टर स्कीम की बात करते हैं तो जो लोग इस चीज को पहली बार सुन रहे हो वो ध्यान रखो कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 100% फंडिंग जो है वो कहां से आती है? सेंट्रल गवर्नमेंट से, है ना। और दूसरा टाइप होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटोरी के गवर्नमेंट के बीच में फंड शेयरिंग होता है। ये सेंट्रल सेक्टर है, इसका मतलब 100% फंड कहां से आएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट से। विथ अ टोटल फंडिंग ऑफ 4,200 करोड़ इंक्लूडिंग ए 2,100 करोड़ लोन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, कि सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ल्ड बैंक से 2,100 करोड़ का लोन लेगी जो कि इनके 4,200 करोड़ पुल बनाने में हेल्प करेगा। सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन दिस केस, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, चलिए ये इसके डिटेल्स थे, एक बार हम इसको फिर से डिटेल में देख लेते हैं। टेक्निकल एजुकेशन को अक्रॉस द इंडिया स्टेट्स यूनियन टेरिटोरी में प्रमोट करने के लिए सेंटर सेक्टर स्कीम, जिसका पूरा खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट उठा रही है वर्ल्ड बैंक लोन के हेल्प से भी। अराउंड 7.5 लाख स्टूडेंट्स जो कि टेक्निकल एजुकेशन में अभी इनरोल्ड हैं इंडिया में, उनको हेल्प मिलेगा। कोलैबोरेशन करने के लिए AICTE, IITs और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस का हेल्प लिया जा रहा है। की फीचर्स क्या होंगे? तो इंस्टीट्यूशनल कवरेज, मतलब डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, चाहे जैसे मैंने बताया कि पॉलिटेक्निक हो, टेक्निकल इंजीनियरिंग कॉलेज हो, IITs हो, NITs हो, सबको कवर किया जाएगा। फंड ट्रांसफर किया जाएगा सेंट्रल से इन एजेंसीज में। एकेडमिक फोकस पर एकेडमिक फोकस पे ध्यान दिया जाएगा। जेंडर इंक्लूजन पर, कि भैया ना सिर्फ मेल स्टूडेंट्स बल्कि फीमेल स्टूडेंट्स भी पढ़ सकें अच्छे से, उनको भी टेक्निकल एजुकेशन मिले, उसका ध्यान दिया जाएगा। स्किल अलाइनमेंट को ध्यान दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें इसका थीम होंगी मेरिट स्कीम का। ओके, नेक्स्ट है यशोदा AI इनिशिएटिव। यशोदा AI इनिशिएटिव, अगेन अब यहाँ पे आसाम ट्रिब्यून का एक हम आर्टिकल का रेफर कर रहे हैं, दैट NCW मतलब नेशनल कमीशन ऑन वीमेन बिगिंस 2-day आसाम विजिट, कि नेशनल कमीशन ऑफ विमेन जो है, नेशनल कमीशन ऑफ विमेन, इसके अभी चेयरमैन कौन है? चेयरपर्सन ये तुम ढूंढकर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। हु इज द चेयरमैन ऑफ NCW? उनका 2 दिन का आसाम विजिट हो रहा है NCW का। एंड दे लॉन्च यशोदा AI फॉर विमेन्स डिजिटल सेफ्टी। ठीक है जी, देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है दैट इट इज एन AI रिसर्च प्रोग्राम। ठीक है, यहां तक करेक्ट है। लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ना, इट इज लॉन्च्ड बाय नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन। सो ओवरऑल स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। दूसरा क्या? इट एम्स टू इनहेंस विमेन्स अवेयरनेस एंड स्किल्स इन डिजिटल सेफ्टी एंड AI रिलेटेड साइबर रिस्क। यस, करेक्ट। विमेन के अंदर डिजिटल सेफ्टी, अब वो डिजिटल सेफ्टी चाहे आपके बैंक बैलेंस को बचाने के लिए हो, या कभी कई लोग क्या होते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, वैसे ये चीज़ सिर्फ वीमेन से रिलेटेड नहीं है, मेन को भी हरास किया जाता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, फेक वीडियोस बनाकर, फेक मैसेजेस फ्रेम करके आपके व्हाट्सएप चैट फेक बना सकते हैं, है ना। ये चीज़ याद रखिएगा कि व्हाट्सएप चैट जो है ना, अगर आपको कोई किसी रोज़ व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट दिखाए कि देखो ये उसका चैट है, इवन दैट इज पॉसिबल कि वो मैनिपुलेटेड है, मैनिपुलेट किया जा सकता है व्हाट्सएप चैट को भी। कुछ भी सेफ नहीं रहा है आज के ज़माने में। AI से तो हम वीडियो देखते हैं ना, कि AI से तो हमारे प्राइम मिनिस्टर, USA के प्रेसिडेंट, रसिया के प्रेसिडेंट, इनका वीडियो बना दिया जाता है, और ऐसा ऐसा बनाया जाता है जो यूनिक भी, जो एक्चुअली जेन्युइन लगने लगता है। सो आज के इस डिजिटल जमाने में जो सेफ्टी है वो रियली एक कंसर्न बन गई है, नॉट ओनली फॉर फीमेल बट ऑल्सो फॉर मेल। यहाँ पे हम लोग यशोदा AI इनिशिएटिव फीमेल्स की बात कर रहे हैं। सो डिजिटल सेफ्टी और AI रिलेटेड साइबर रिस्क से विमेन को अवेयर करने के लिए यशोदा AI इनिशिएटिव है।
दिस इनिशिएटिव इज ज्वाइंटली इंप्लीमेंटेड बाय नेशनल कमीशन फॉर वीमेन एंड फ्यूचर शिफ्ट लैब। हाँ जी, इन दोनों का ज्वाइंट इनिशिएटिव है। सो 2 and 3 आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स फॉर नाउ। हम और डिटेल में बात करें यशोदा एआई इनिशिएटिव का, तो यशोदा एआई इनिशिएटिव मई 2025 में लॉन्च किया गया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिटरेसी को बढ़ाने के लिए अमंग द विमेन। ज्वाइंट इनिशिएटिव ऑफ एनसीडब्ल्यू एंड फ्यूचर शिफ्ट लैब, जिसको अभी आप आसाम में इंप्लीमेंट होते हुए देखोगे कि आसाम में किस तरह से विमेन को भी एआई रिलेटेड रिस्क से या साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड रिस्क से, डिजिटल प्राइवेसी के बारे में, डिजिटल सेफ्टी के बारे में बताया जाएगा। दैट इज द पर्पस। कौन कौन बेनिफिशियरी होंगे, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए, आशा वर्कर्स हो गए, ये सब इसके बेनिफिशियरी होने वाले हैं। मतलब यहाँ से कुछ ऐसा नहीं है कि यहाँ से स्टार्टअप प्रमोट किया जा रहा है, यहाँ से आपको जॉब दिया जा रहा है। एक्चुअली साइबर सेफ्टी के लिए है, साइबर सिक्योरिटी के लिए है, ठीक ना। नेशनल कमीशन ऑफ विमेन की बात करें, नेशनल कमीशन ऑफ विमेन इज एन स्टैच्यूटरी बॉडी, एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। कैसे स्टैच्यूटरी बॉडी है, तो भैया इसको एस्टेब्लिश किया गया था नेशनल कमीशन विमेन एक्ट 1990 के अकॉर्डिंग, जिसमें एक चेयरमैन होते हैं, 5 मेंबर्स हैं, मेंबर सेक्रेटरी है। ये रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन चेयरमैन का नाम तुम मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, है ना। और ये मेहनत करना है, काम चोरी नहीं सीखना। टर्म होता है सारे मेंबर का कितना, 3 साल का। इनके पावर की हम बात करें, देन दे होल्ड पावर ऑफ सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट का पावर से होल्ड करती हैं। दे कैन समन इंडिविजुअल्स, दे कैन इन्फोर्स अटेंडेंस ऑफ दैट इंडिविजुअल, एग्जामिन कर सकते हैं ओथ को, विटनेस को एग्जामिन कर सकते हैं अंडर द ओथ। ऑब्वियसली विमेन से रिलेटेड जो भी इश्यूज होगा उसको स्टडी करने के लिए नेशनल कमीशन ऑफ विमेन बनाया गया था, ऐसे याद रखिएगा आप। ये आज के प्री सिक्योर के टॉपिक्स थे। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन पर आते हैं। तो लास्ट फ्राइडे को जो प्री सिक्योर था उसमें मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था, कौन सा, क्लाउड बर्स्ट का। अभी आपने रिसेंटली उत्तरकाशी में क्लाउड बर्स्ट ऑब्जर्व किया, तो क्लाउड बर्स्ट को समझते हैं। एक्चुअली में क्लाउड बर्स्ट की जब बात होती है ना, तो एक आम इंसान को ये लगता है कि ऊपर बादल है, ये बादल फट गया, ऐसा कुछ नहीं होता है गाइस। क्लाउड बर्स्ट के केस में आईएमडी क्या बोलता है कि क्लाउड बर्स्ट इज एक्चुअली एन इवेंट जो अनएक्सपेक्टेड होता है, जहां पे प्रेसिपिटेशन जो है, मतलब जो बारिश है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, 100 mm पर आवर, इतनी ज्यादा बारिश हो रही है। इसको क्या हम बोलेंगे, क्लाउड बर्स्ट बोलेंगे। स्पेशली विद इन अ ज्योग्राफिकल रीजन ऑफ 20 to 30 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब जब ये छोटे 20 to 30 स्क्वायर किलोमीटर के रीजन में 100 mm से ज़्यादा बारिश 1 आवर में हो जाए, इसी सिचुएशन को क्या बोला जाता है, बादल का फटना, सिंपल शब्दों में। बट एक्चुअली में कोई बादल फट नहीं रहा है, उतना ज़्यादा बारिश बादल से अचानक से हो गया, इसको हम क्लाउड बर्स्ट बोलेंगे। बुझे, पहला स्टेटमेंट करेक्ट। सेकेंड, द आईएमडी डिपार्टमेंट कैन फोरकास्ट क्लाउड बर्स्ट। नहीं, अभी तक हमारे पास क्लाउड बर्स्ट मतलब सडन रेनफॉल इतना अचानक होगा, इसको फोरकास्ट करने की टेक्नोलॉजी नहीं है। सो ओनली वन इज करेक्ट, ये चीज याद रखिएगा। आईएमडी कैन नॉट फोरकास्ट क्लाउड बर्स्ट। ये अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। हम ना बारिश को प्रिडिक्ट कर सकते हैं आईएमडी, लेकिन क्लाउड बर्स्ट को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। रिसर्च चल रहा है इस डायरेक्शन में। वैसे दूसरा स्टेटमेंट क्या, इक्रीसेट, हम यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे एग्रीकल्चर से रिलेटेड। इक्रीसेट्स एआई बेस्ड एग्रोमेट एडवाइजरी सर्विस। पहला स्टेटमेंट क्या, द इनिशिएटिव यूजेस एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग टू डिलीवर पर्सनलाइज्ड रियल टाइम वेदर एडवाइजरी टू स्मॉल होल्डर फार्मर्स। एकदम करेक्ट है। ये एक एआई बेस्ड, मशीन लर्निंग बेस्ड इनिशिएटिव है, जिसमें फार्मर्स को पर्सनलाइज्ड बेसिस पर, मतलब आसाम के फार्मर के लिए जो नीड्स है वो गुजरात के फार्मर से डिफरेंट हो सकता है, तो जैसी इनकी नीड्स है उसके अकॉर्डिंग इनको अपडेट दिया जाएगा, एडवाइजरी दिया जाएगा। इट इज इनिशियली बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन महाराष्ट्र। अभी महाराष्ट्र में पायलट बेसिस पे इंप्लीमेंट किया जा रहा है, धीरे धीरे इसको आसाम, मेघालय, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार सब जगह इंप्लीमेंट किया जाएगा। करेक्ट है जी। The project is part of India's Monsoon Mission 3 and involves collaboration with multiple national and international research organizations, जिनके नाम यहाँ पे आपको नहीं लिखने हैं। जो भी मल्टीपल, चाहे IMD हो गया या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, यूनाइटेड नेशंस की कोई ऑर्गेनाइजेशंस हो गई जो फार्मर्स वेलफेयर का काम कर रही है, ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशंस के हेल्प से ये प्रोजेक्ट को अभी रन किया जा रहा है महाराष्ट्र में। इंडियन मानसून मिशन का पार्ट है। आगे इस प्रोडक्ट से रिलेटेड आगे भी डेवलपमेंट हो गए तो हम आगे भी इनको करंट अफेयर्स में देखेंगे। फिलहाल के लिए ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, दैट यू नीड टू रिमेंबर। ओके, अभी आपके आज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए। आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये, आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गया। ऊपर हेडिंग नहीं दिया था क्या मैंने, अभी हेडिंग डाल देता हूं। दिस इज द प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ टुडे। आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गया, प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ अगस्त 11
12 प्री सिक्योर, है ना। ललित कला एकेडमी, आप इसके बारे में पढ़ोगे और आंसर करोगे, कल मैं इसको डिस्कस करूंगा फिर। और दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन फिर से आपका अगस्त 11-12 का प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गया, किसके ऊपर, ग्रेट बैरियर रीफ पर। तो ये दोनों आपको पढ़ के ट्राई करना है, अटेम्प्ट करना है, कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है, कल मैं इसे डिस्कस करूंगा। ओके, कल फिर हम लोग देन न्यू करंट अफेयर्स के टॉपिक्स के साथ क्लास में मिलेंगे और प्री सिक्योर के सेशन डिस्कस करेंगे। सो बीट यू आर अ न्यू एस्पिरेंट और आप पहले से स्मार्ट आईज के इस इनिशिएटिव को फॉलो कर रहे हो, सिंसियरली लग जाना है इसमें, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।